नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पेपर में आए हुए 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन। हो सकता है आगे एग्जाम्स में आ जाए, क्योंकि कहा भी जाता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस को करना चाहिए। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए, देखना चाहिए। और वाकई में जिसने इसका एग्ज़ाम करवाया है बहुत तगड़ा दिमाग लगाया है। अगर किसी बंदे ने तुक्का भी लगाया होगा तो आप मैं कहूँगा कि इसका आंसर आप खुद देके 10 क्वेश्चन के आप खुद चौंकने वाले हो। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सबसे अच्छी तरीके से बताता है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी जैसे शॉर्टकट का उपयोग करना दक्षता के लिए मूल्यवान क्यों है। देखिए, कंट्रोल प्लस ओ का मतलब ओपन करना, पी का मतलब प्रिंट आउट करना, एस का मतलब, इसका आपको कमेंट में बताना है इसका मतलब क्या होता है अगर आपने थोड़ा बहुत ही कंप्यूटर पढ़ा है तो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शॉर्टकट दस्तावेजों को बड़ा बनाने के लिए, या दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड शॉर्टकट मेन्यू को नेविगेट किए बिना सामान्य कमांड तक त्वरित पहुंच की अनुमति देते हैं, जिससे लगातार संचालन के दौरान समय की बचत होती है। तीसरा ऑप्शन है शॉर्टकट माउस उपयोग को असक्षम करते हैं। और चौथा ऑप्शन आपका है ये इंगित करने के लिए कि दस्तावेज को पूर्ण माना जाता है और आगे संपादन को हतोत्साहित करें। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि इन शॉर्टकट की का एक क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है क्यों करते हो उपयोग। तो सीधी सी बात है, देखो समझने वाली बात यह है कि समय की बचत के लिए करते हैं। क्या करते हैं? समय की बचत के लिए करते हैं। और इसका ऑप्शन भी क्या है? बी है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती रहेगी। एक विशिष्ट खोज इंजन में क्या होता है जब कोई उपयोगकर्ता कुछ कीवर्ड टाइप करता है और खोज को दबाता है? तो पहला ऑप्शन है ब्राउज़र स्वचालित रूप से पुनरारंभ हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि स्वचालित रूप से प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है खोज इंजन अपने अनुक्रमित वेब पेजों के साथ कीवर्ड की तुलना करता है। और तीसरा है पूरे इंटरनेट को स्क्रैच से लाइव स्कैन किया जाता है। ऐसा भी नहीं है। केवल ईमेल संदेश खोजे जाते हैं, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही। खोज इंजन अपने अनुक्रमित, एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए कि कोई भी विशेष इंजन में, खोज इंजन है उसमें हम कोई कुछ कीवर्ड टाइप करते हैं, खोज दबाते हैं तो क्या होता है? तो उसमें खोज इंजन अपने अनुक्रमित वेब पेजों के साथ कीवर्ड की तुलना करता है। उसी से क्या होता है? हमारी खोज संभव हो पाती है। फिर कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन ला पाते हैं। अज्ञात असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क पर ई बैंकिंग लेन-देन करने से बचने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? कि अज्ञात असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क पर ई बैंकिंग करने से बचना चाहिए, इसका क्या कारण है? क्यों मतलब बचना चाहिए? अज्ञात कहा भी जाता है कि जैसे बहुत सारों को प्रॉब्लम, बहुत सारे आप में से करते होंगे, जैसे ही आपको फ्री का वाईफाई मिलता है ना, तो उसको कनेक्ट कर लेते हो। वो गलत बात है, क्योंकि इससे आपके मोबाइल या जो भी डिवाइस है उसमें क्या आ सकता है? वायरस आ सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर किसी परिचित का वाईफाई हो तो उसी को आपको कनेक्ट करना चाहिए, मेरा सुझाव यही है, और आपकी मर्जी है। इसमें 4 ऑप्शन है, क्योंकि असुरक्षित वाईफाई हमेशा अतिरिक्त पैसा लेता है। देखो, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि पैसे वाला है, अतिरिक्त पैसे वाला क्यों करेगा? दूसरा ऑप्शन है कि असुरक्षित वाईफाई हमलावरों को, क्योंकि असुरक्षित वाईफाई हमलावरों को डेटा के साथ इंटरसेप्ट करने की अनुमति दे सकता है। ये होगा क्वेश्चन। क्यों? असुरक्षित वाईफाई होता है ना, वो हमलावरों को डेटा के साथ इंटरप्ट करने की आपके मोबाइल में अनुमति दे देता है। इसीलिए कहा जाता है कि असुरक्षित वाईफाई यानी कि अनजान वाईफाई से आपको कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो इससे हमलावर यानी कि वायरस आपके अंदर, आपके जो डिजिटल डिवाइस है उसके अंदर घुस सकता है। अब इसमें तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन एक बार देख ही लीजिए। क्योंकि असुरक्षित वाईफाई एचटीटीपीएस कनेक्शन का उपयोग करने से रोकता है, गलत बात है ना। क्योंकि असुरक्षित वाईफाई किसी भी साइट से कनेक्ट नहीं हो सकता, यह भी गलत बात है। वो सही है दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन। इसमें भी बी ऑप्शन था। एक ईमेल सेवा में किसी संदेश पर अग्रेसित विकल्प का उपयोग करने के प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? अब देखो, मेरा भी एग्जाम था इसमें, मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो मैं जब हिंदी में पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में देखो इसमें इंग्लिश में देखो, इन एन ईमेल सर्विस व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग द फॉरवर्ड ऑप्शन। अब फॉरवर्ड किसके लिए? आप यार, फॉरवर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है ईमेल में? सीधी सी बात है, आगे भेजने के लिए। जैसे कि आपके दोस्त ने आपको ईमेल भेजा, तो आप फॉरवर्ड करोगे, इसका मतलब आप दूसरे को भेज रहे हो। तो सीधा सा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्राप्त संदेश की प्रतिलिपि नए प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए। मतलब हिंदी में पहले मैं भी नहीं समझा, एक बार स्किप किया क्वेश्चन को, फिर दोबारा से देखा, इंग्लिश में देखा। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो, हिंदी में नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में देख लिया करो। चाहे आपको, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर समझ, जैसे फॉरवर्ड शब्द है तो मैं समझ गया कि यार फॉरवर्ड ये पढ़ा हुआ है मेरे को। तो बस यही है। इसमें भी ऑप्शन क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन रहने वाला है। अगला देखिए, ईमेल क्लाइंट में कौन सी सेटिंग कुछ शर्तों से मेल
खाने वाले संदेशों को विशिष्ट फ़ोल्डरों में स्वचालित रूप से ले जाती है। मतलब ईमेल क्लाइंट में कौन सी ऐसी सेटिंग है जो कुछ शर्तों से मेल खाने वाले संदेशों को कुछ विशिष्ट फ़ोल्डरों में स्वचालित रूप से ले जाती है। तो सीधी-सी बात है, देखो इसका इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका एक तो कीबोर्ड, नीचे देखो कीबोर्ड प्रबंधक है, प्रिंट कतार है, संदेश नियम या फ़िल्टर है। तो हमेशा जो फ़िल्टर ऑप्शन बी ऑप्शन है, फ़िल्टर ऑप्शन, संदेश नियम या फ़िल्टर, यही क्या करते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करोगे ना, फ़िल्टर का मतलब है आपको जो चाहिए उस विशिष्ट चीज़ पे आप पहुँच सकते हो। फ़िल्टर का मतलब यही होता है। फ़िल्टर क्यों करते हैं किसी चीज़ को? ताकि हमें जो चाहिए ना, हमें वो मिल सके। तो बस बात को यही समझना है कि अगर आपको विशिष्ट फ़ोल्डरों को स्वचालित रूप से ले जाए, ठीक है ना, कुछ विशेष शर्तों के आधार पर, तो हम वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, नियम, संदेश नियम या फ़िल्टर का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस चैनल पे आपको कोई भी फ्रॉड जानकारी नहीं मिलेगी। एक्सेल में विभिन्न महीनों के लिए बिक्री डेटा रखते समय कौन सी व्यवस्था स्पष्ट विश्लेषण का सबसे अच्छा समर्थन करती है? एक्सेल में मतलब कि कोई एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? जो एमएस एक्सेल है उसको प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि डाटा को मैनेज करने के लिए। तो ये विभिन्न महीनों के लिए, अगर जो विभिन्न महीनों में आप सपोज करो आपकी शॉप है, वहाँ पे आपने डाटा रखा है, एमएस एक्सेल में रखोगे तो महीने महीने में जो डाटा रखा होगा, आपने कितना सामान, कितना केजी सामान बिका है, कितना नहीं बेचा है, तो आप कैसे रखोगे? सीधी सी बात है, देखो एक एमएस एक्सेल की ये फाइल है, ठीक है, इसमें कॉलम बने होंगे, तो आप एक कॉलम में महीने लिखोगे, तो अगले कॉलम में अपना सामान लिखोगे, इसके नीचे तो लिखोगे ना। ऐसा थोड़ी ना होता है, कभी आपने देखा होगा कि एक कॉलम में महीने लिख दिए, एक ही कॉलम में आपने केजी, कितना केजी वो लिख दिया। बहुत ही कम जो ना समझ है वही लिखते हैं। मैं कहता हूँ कि लगभग आपको नॉर्मली जो ना पढ़ भी इंसान है ना, वो ऐसा ही करता है कि एक कॉलम में महीना, जैसे कि जनवरी महीने में इतना सामान बिका, तो अगले कॉलम में लिखता है। बस इसी क्वेश्चन को ऐसा ही समझना था आपको। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है कि सभी महीनों को बिना किसी अलगाव या लेबल के एक ही कॉलम में एक साथ रखा जाता है। गलत मैंने बता दिया कि महीने और सामान को एक साथ कैसे रख सकते हो यार, वो तो फिर मिक्स हो जाएगा ना, फिर हमें समझ में नहीं आएगा। आगे वाला ऑप्शन देखो, महीना के लिए एक कॉलम और मात्राओं और मानों के लिए अन्य कॉलम का उपयोग करना, प्रत्येक पंक्ति एक रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करती है। इसका माय एक है कि एक कॉलम और मात्राओं के मानों के लिए अन्य कॉलम का उपयोग करना, मतलब महीना के लिए अलग कॉलम, मात्राओं के लिए, जैसे कि जनवरी महीने में इतना केजी दूध बिका, सपोज करना मैं दूध बेच रहा हूँ, तो 5 केजी दूध बिक रहा है, तो मैं ऐसा थोड़ी ना कहूँगा कि एक ही कॉलम में लिख दूंगा। अरे भाई, एमएस एक्सेल का मतलब ही है आप अलग अलग कॉलम में अच्छी तरीके से उनको एडजस्ट कीजिए ताकि वो आपको समझ में आए, बस यही चीज़ है। इसमें भी ऑप्शन कौन सा होने वाला है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे वाला लास्ट 10 क्वेश्चन तक देखोगे ना, आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा कि अगर किसी बंदे ने ऐसी चीज़ अपना ली तो शायद उसके 10 में से 10 नंबर होते हैं। महत्वपूर्ण डेटा के साथ एक वर्कबुक दीर्घकालिक उपयोग के लिए तैयार की जा रही है। ठीक है, कि महत्वपूर्ण डेटा के साथ एक वर्कबुक है, वो दीर्घकालिक उपयोग के लिए तैयार की जा रही है। प्रथाओं का कौन सा संयोजन विश्वसनीयता और रख रखाव का सबसे अच्छा समर्थन करता है? इसका इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, ऊपर ये इंग्लिश में भी है कि मतलब एक वर्कबुक तैयार कर रहे हो, वो कि दीर्घकालिक समय है, लंबे समय से, लॉन्ग टाइम के लिए है, तो उसकी रख रखाव के लिए, उसकी फैक्चुअल यानी कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी मेंटेबिलिटी, उसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन का चूज करना चाहिए? इसमें 4 ऑप्शन है, देखो। यादृच्छिक पत्रक नामों का उपयोग करना, समान कक्षों में डेटा और नोट्स मिलाना, कोई बैकअप नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि स्पष्ट पत्रक का नाम होना चाहिए, शीर्षकों के साथ संचरित तालिकाओं और एक से अधिक स्थानों पर नियमित बैकअप का उपयोग किया जाता है। अब नीचे वाला ऑप्शन है कि बिना किसी शीर्षक के और बिना किसी बैकअप के, तो ये भी ऑप्शन तीसरा। चौथा है फाइल को सहेजे बिना केवल मुद्रण। अब देखो, आप आज के समय में ऐसा है, बैकअप का चिन्ह होना आवश्यक है। अगर बैकअप नहीं है आज के पहले देखो, बैकअप से क्या होता है कि बैकअप से अगर आपने सपोज करो कि कोई काम कर रहे हो, बीच में आपका कोई काम हो गया, छोड़ के चले गए, अगर आपने बैकअप का ऑप्शन नहीं होता है तो वो फाइल चली जाएगी वापस से। अब आज के समय में बैकअप होना आवश्यक है, क्योंकि बैकअप होगा तो आप दोबारा से जो भी काम किया है ना, वो वापस से ले सकते हो। कई बार भूल भरोसे गलती हो जाती है, इसीलिए आज के समय में बैकअप का ऑप्शन आता है, तो आपका इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि पहले वाले में बैकअप नहीं है, तीसरे वाले में बैकअप नहीं है, और चौथे वाले में ऐसा कहा गया है कि केवल सहेजे बिना, आपको सहेजना नहीं है, आपको सिर्फ मुद्रण करना है। तो मुद्रण के साथ साथ सहेजना भी जरूरी है, बैकअप भी होना जरूरी है। इसमें भी कौन सा होगा, बी सही होगा। आगे वाला देखो, एक्सेल विंडो का कौन सा भाग सक्रिय सेल का पता प्रदर्शित करता है? और इसका मतलब सीधे से एक ही बात पूछा है इसमें कि जो सक्रिय सेल होता है ना, उसका पता कहाँ पे दिखेगा आपको? तो देखो, जैसे कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहाँ पे सबसे ऊपर टाइटल बार आता है, एक नेम बॉक्स भी होता है,
जो नेम बॉक्स होता है ना, वहाँ पे आपको सक्रिय सेल का पता दिखेगा। नेम बॉक्स होता है ना, उसके अंदर आपको सेल का, सक्रिय सेल होगा उसका पता दिखेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका भी ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। इतने भी जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सारे के ऑप्शन कितने हैं? बी भी सही हुए हैं। मेरे तो वैसे सारे हैं, एक गलत हो गया, मैं बताऊंगा कौन सा मेरा गलत हुआ है। कौन सा कुंजी पटल शॉर्टकट वर्तमान दस्तावेज को बंद कर देता है लेकिन वर्ड अनुप्रयोग से बाहर नहीं निकलता? मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इससे दो तीन चीजें और सीखनी पड़ेगी आपको। देखो कि कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जो वर्तमान दस्तावेज को बंद करता है लेकिन आप उस डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं निकलते हो। तो इसमें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इसका प्रयोग भी इसीलिए होता है, जबकि कंट्रोल प्लस F4 का भी प्रयोग होता है। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन हो गया था, मैं भी वहाँ पे, और मैंने बी ऑप्शन सही किया था। बी ऑप्शन मेरा सही भी हुआ। लेकिन जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे चैट जीपीटी से भी पूछा आंसर के आने के बाद, तो उसमें कंट्रोल प्लस F4 का प्रयोग भी सेम बता रखा है कि अगर किसी वर्तमान दस्तावेज को आपको बंद करना है, बाहर नहीं निकलना है, तो वहाँ पे आप कंट्रोल प्लस F4 का भी प्रयोग कर सकते हो। एक आपका और होता है ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4, इसका प्रयोग होता है दस्तावेज को बंद करने के साथ साथ दस्तावेज से बाहर निकल जाना, एग्जिट हो जाना। देखो ए से ऑल्ट, ए से एग्जिट हो जाना, ये इंपॉर्टेंट है भाई बात। अगर यहाँ पे ऐसा आ जाता ना कि दस्तावेज से आपको बाहर भी निकलना है, तो वहाँ पे ऑल्ट प्लस F4 सही होता है ऑप्शन, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस F4 दिया हुआ है, ऑल्ट प्लस F4 दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट। आगे देखिए, आगे वाला ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, 10वां क्वेश्चन है। लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, सारे के सारे भाई, पूरे के पूरे ऑप्शन बी है। इसमें देखो इसको आपको समझना पड़ेगा ढंग से। कौन सा पैराग्राफ विकल्प किसी पैराग्राफ की एक पंक्ति को पृष्ठ के ऊपर या नीचे अकेला छोड़ने से रोकने में मदद करता है, जिससे मुद्रित पाठ के दृश्य प्रवाह में सुधार होता है? देखो इसमें ऐसा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कोई भी पैराग्राफ की एक पंक्ति को, आपने सपोज करना एक पैराग्राफ है और आगे वाला पेज ये है, 2 पेज है, आपने सारा लिख दिया, एक लाइन बच गई, एक लाइन आपने यहाँ पे लिख दी। और ऐसा भी हो सकता है कि सोच कर ना कि 2 पेज है, आपने क्या किया, एक लाइन यहाँ से लिखी और सारा पैराग्राफ यहाँ पे कर दिया। तो देखो क्या होता है, अगर आप विडो का मतलब क्या होता है? विडो का मतलब होता है कि सारा पैराग्राफ लिखने के बाद अगर लास्ट में एक लाइन बच जाए जो कि दूसरे पेज पर अकेली रह जाए, तो उसे होते हैं विडो। और फिर ये ऑर्फन कंट्रोल क्या होता है? विडो कंट्रोल तो मैंने बता दिया कि अगर कोई भी पेज के लास्ट में एक लाइन बच गई और अकेली दूसरी लाइन पर अकेली पड़ी है। जबकि ऑर्फन का मतलब होता है अगर कोई एक लाइन आगे वाले पेज पर है जबकि सारा का सारा पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज पे है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑर्फन कंट्रोल कहते हैं। तो यह कह रहा है कि अगर आपको एक पंक्ति को एक पृष्ठ के ऊपर या नीचे छोड़ने से रोकने के लिए, तो सीधी सी बात है, मैंने बता दिया ना कि विडो का मतलब होता है एक लिख दिया आपने, लास्ट में एक बच गई। जबकि ऑर्फन का मतलब एक शुरू होगी, एक मतलब लास्ट में नीचे लिख दी और सारी की सारी एक दूसरे पेज पे लिख दी। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विधवा और अनाथ कंट्रोल नियंत्रण, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने ऑप्शन ये कर दिया, मिरर मार्जिन कर दिया। मिरर मार्जिन बाइंडिंग के लिए प्रयोग होता है, चेंज केस आपका लोअर केस अपर केस इसके लिए प्रयोग होता है। अब इसमें देखो मैंने एक बात नोटिस किया, आंसर के आने के बाद सारे के ऑप्शन क्या थे? बी थे। मैंने जल्दीबाजी में उस टाइम दिमाग नहीं लगाया कि यार सारे के ऑप्शन बी आ रहा है, चलो इसमें भी बी कर देता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार हो जाता है। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।